हेलो स्टूडेंट तो आज के क्लास में हम लोग कैलकुलेट करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी चार्ज्ड स्फीयर के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड गॉसेज लॉ की सहायता से कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे। ऑब्वियस है, आप समझ सकते हैं कि अगर इसे जनरल तरीके से सॉल्व किया जाए किसी चार्ज्ड स्फीयर पे, जहाँ पे चार्ज जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, हो सकता है उसके सरफेस पे हो, हॉलो का केस हो, या फिर हो सकता है सॉलिड का केस हो, तो थ्रू आउट उसके वॉल्यूम में अगर डिस्ट्रीब्यूटेड है तो नॉर्मल जनरल केसेस से समझ सकते हैं कि बहुत ही मुश्किल होगा किसी छोटे चार्ज डी क्यू के चलते छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड डी देयर आफ्टर मतलब इंटीग्रेशन का यूज वगैरह, तो दैट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट, आप समझ सकते हैं। और यहाँ पर गॉसेज लॉ की सहायता से हम लोग बहुत आसानी से इन चीज़ों को कैलकुलेट करेंगे। तो प्लीज़ स्टूडेंट जो भी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और देखते हैं कि कैसे गॉसेज लॉ की सहायता से हम लोग किसी चार्ज्ड स्फीयर के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करते हैं। ऑब्वियस स्टूडेंट, आज का जो क्लास है वो बोर्ड लेवल के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डेरिवेशन वगैरह पूछे जाते हैं। हाँ, जहाँ तक कंपटीशन की बात है तो रिजल्ट आज की क्लास में बहुत सारे छोटे छोटे इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हम लोगों को मिलने वाले हैं, तो वो रिजल्ट कंपटीशन के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस वगैरह में उनका फ्रिक्वेंटली यूज होता है। तो चलिए स्टूडेंट हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं। स्टूडेंट, अब आप समझ सकते हैं जब चार्ज स्फीयर की बात है, चार्ज स्फीयर, तो इसमें बहुत सारे 3-4 केसेज हम लोगों के पास आ जाते हैं। क्या क्या हो सकता है कि जो आपका स्फीयर है वो आपका कंडक्टिंग स्फीयर हो। क्लियर? अब अगर कंडक्टिंग स्फीयर है स्टूडेंट, तो आप समझ सकते हैं इसमें भी 2 केस होगा। या तो स्फीयर आपका सॉलिड स्फीयर हो सकता है, सॉलिड स्फीयर मतलब आपके दिमाग में आना चाहिए रबर बॉल। सॉलिड मतलब कि मटेरियल थ्रू आउट उसके वॉल्यूम में स्प्रेड है, मटेरियल मौजूद है। क्लियर है? और दूसरा या फिर हो सकता है कि हॉलो स्फीयर। कंडक्टिंग में भी 2 केस हो गया, सॉलिड स्फीयर या हॉलो स्फीयर। हॉलो स्फीयर मींस प्लास्टिक बॉल टाइप, अंदर में मटेरियल नहीं है। क्लियर है? नो, या फिर हो सकता है कि जो स्फीयर है वो आपका नॉन कंडक्टिंग हो सकता है। नॉन कंडक्टिंग आप कहिए या इंसुलेटिंग कहिए या इसे डाइइलेक्ट्रिक भी कहा जाता है। क्लियर है? डाइइलेक्ट्रिक। अब इस केस में भी स्टूडेंट, इस केस में भी 2 तरह का टाइप हो सकता है, या तो स्फीयर अगेन, या तो सॉलिड स्फीयर हो सकता है या फिर हॉलो स्फीयर हो सकता है। मतलब फाइनली आप समझ सकते हैं कि अगर चार्ज्ड स्फीयर की हम बात करें तो 4 टाइप का स्फीयर हो सकता है, 4 टाइप का चार्ज्ड स्फीयर हो सकता है। एक एक करके हम लोग सारे केसेस को देखेंगे कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं स्टूडेंट। वन थिंग, तो चलिए हम लोग देखते हैं। पहला हेडिंग देंगे, इस चीज को स्टूडेंट नोट करेंगे, ये इतना टाइप का पॉसिबिलिटी है। एक एक करके हम लोग इसको देखते हैं। पहला जो टाइप है स्टूडेंट, पहला टाइप आप इसको नोट करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड due to charged कंडक्टिंग में सॉलिड भी हो सकता है या हॉलो भी हो सकता है। दोनों के लिए हमारा कैलकुलेशन सेम होगा, कैसे भी जस्ट डिस्कस कर रहे हैं। ड्यू टू चार्ज कंडक्टिंग सॉलिड या हॉलो स्फीयर एंड नॉन कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, अभी जस्ट जो इसके पहले डिस्कस किए, टोटल 4 केसेज बन रहा था, जिसमें से 3 केस को हम एक साथ देख रहे हैं, और इनफैक्ट वो 3 केस के लिए डेरिवेशन सेम होगा। कैसे समझाते हैं? कंडक्टिंग, कौन सा केस देख रहे हैं? कंडक्टिंग स्फीयर होगा, जिसमें या तो सॉलिड भी हो सकता है, हॉलो भी हो सकता है। मतलब कंडक्टिंग स्फीयर के दोनों केस को हम लोग देख रहे हैं, और नॉन कंडक्टिंग में हॉलो स्फीयर। क्यों? ये तीनों ही केस में डेरिवेशन या रिजल्ट इसका सेम होगा। कैसे इस चीज को समझिए। देखिए, अगर आपका मान लिया कि हॉलो है, चलिए ठीक है, मान लिया कि अभी हॉलो स्फीयर की बात करते हैं। अब जब हॉलो होगा मतलब अंदर में मटेरियल नहीं है, तो अब ये कंडक्टिंग हो या नॉन कंडक्टिंग हो, वन थिंग इज क्लियर कि चार्ज हमेशा इसके सरफेस पे मौजूद रहेगा। चाहे ये अब
कंडक्टिंग हो या नॉन कंडक्टिंग हो हॉलो के केस में, क्योंकि अंदर में तो चार्ज हवा में तो लटका रहेगा नहीं, क्लियर है, चार्ज इसके सरफेस पे मौजूद रहेगा, इसलिए हमारा जो भी डेरिवेशन होगा उसमें रिजल्ट में कहीं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अंदर में चार्ज नहीं है तो अंदर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन होगा, बाहर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पे कैलकुलेट करेंगे, कहीं कोई रिजल्ट में फर्क नहीं पड़ेगा, क्लियर बात है। अब आते हैं सॉलिड स्फीयर में। तो सॉलिड स्फीयर में कंडक्टिंग में ध्यान दीजिएगा, नॉन कंडक्टिंग का सॉलिड वाला केस नहीं लिया है, उसमें अंतर आ जाएगा। कंडक्टिंग का सॉलिड में भी वही बात होगा, क्यों, अब कंडक्टिंग सॉलिड है, ये कंडक्टिंग बॉडी है, मटेरियल है अंदर में, लेकिन इस केस में भी कंडक्टिंग सॉलिड बॉडी के केस में भी जो भी चार्ज इस बॉडी को दिया जाएगा स्टूडेंट, उस केस में भी सारा चार्ज जो है उसके सरफेस पे आ जाता है। ऑलवेज रिमेंबर आप किसी भी कंडक्टिंग बॉडी पे जब भी कोई चार्ज देंगे, वो सारा का सारा चार्ज उसके आउटर सरफेस पे आ जाता है। क्यों आ जाता है? क्योंकि आउटर सरफेस पे चार्ज का टेंडेंसी होगा कि हम सरफेस चार्ज डेंसिटी देखिए, कुछ बेसिक कंसेप्ट वगैरह जो हम लोग पहले से पढ़े हैं, थोड़ा बहुत तो बीच बीच में यूज होगा। सरफेस चार्ज डेंसिटी जिसको सिग्मा से डिनोट करते हैं, वो क्या बताता है? चार्ज पर यूनिट एरिया में कितना चार्ज है। तो आपने जो भी चार्ज दिया, अब उस चार्ज का टेंडेंसी होगा कि हम सरफेस चार्ज डेंसिटी को मिनिमाइज करें, कम से कम करें, यूनिट एरिया में कम से कम चार्ज रहे। क्योंकि आपने जो मान लिया पॉजिटिव चार्ज दिया, तो पॉजिटिव चार्ज में आपस में रिपल्सन होगा, तो चाहेंगे कि अधिक से अधिक हम बड़े से बड़े एरिया में स्प्रेड रहें, बड़े से बड़े एरिया में मौजूद रहें, सो दैट कि मेरा रिपल्सन कम होगा, स्टेबिलिटी आएगा, क्लियर बात है। तो पहला रीजन ये होता है, आप जब भी किसी को चार्ज देते हैं तो वो सरफेस पे आएगा कंडक्टिंग बॉडी के केस में। और ये कंडक्टिंग बॉडी में ही इसीलिए होता है क्योंकि कंडक्टिंग बॉडी के पास ही फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। उस फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण ही जितने भी चार्ज आप जो देते हैं वो सरफेस पे आ जाते हैं, आउटर मोस्ट सरफेस पे चले जाते हैं, ताकि इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी मतलब चार्ज इन यूनिट एरिया कम से कम मिनिमाइज हो सके, क्लियर है। एक इसका दूसरा रीजन भी स्टूडेंट होता है, जो कि इनफैक्ट अभी वो कंसेप्ट हम लोग पढ़े नहीं है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को मिनिमाइज करने के लिए भी ऐसा होता है। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी अभी हम लोग फिलहाल पढ़े नहीं है, तो आप बस इतना फिलहाल जान ले कि इसका रीजन है कि चार्ज जो है आउटर सरफेस पे चले जाते हैं, इसका एक रीजन ये भी है कि वो अपने पोटेंशियल एनर्जी को मिनिमाइज करना चाहता है। ये एक नेचुरल टेंडेंसी होता है किसी भी बॉडी का कि वो अपने पोटेंशियल एनर्जी को क्योंकि मिनिमाइज करके वो ज़्यादा से ज़्यादा स्टेबल हो पाता है, क्लियर। फिलहाल अभी इतना समझे, जब हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी तो वहाँ पे डिटेल से देखेंगे। तो आप एक लाइन ऐसा करें, अब तो आप रीजन समझ चुके हैं कि तीनों ही केस में, हॉलो में तो मटेरियल नहीं है भाई, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कंडक्टिंग है या इंसुलेटिंग है। सॉलिड कंडक्टिंग के केस में चूंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स के चलते उस केस में भी सारा चार्ज जो है सरफेस पे ही आ जाएगा, तो फिर वही बात हो जाएगा। इसलिए तीनों ही केस मेरा सेम होगा। इसका एक लाइन आप ये रीजन यहाँ पर लिख लें, एक लाइन फिलहाल अभी आप यहाँ पे एक रीजन लिख लें, ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड कंडक्टर में जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके कारण all the charges given to it, जो भी चार्ज इसे दिया जाता है given to it comes to its outer surface पे चले जाते हैं to, क्यों चले जाते हैं? to पहला में लिखे to, या यहीं पर लिख रहे to minimize, कम करने के लिए, to minimize। पहला रीजन सरफेस चार्ज डेंसिटी, ताकि भाई यूनिट एरिया में कम से कम चार्ज हो। सरफेस चार्ज डेंसिटी याद होगा, जिसको सिग्मा से डिनोट करते हैं। और दूसरा रीजन इसका आप लिख लीजिए यहाँ पे, टू मिनिमाइज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। हाँ, अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी चूंकि अभी हम लोग इसको पढ़े नहीं है, तो हो सकती है कि थोड़ी सी परेशानी हो कुछ स्टूडेंट्स को, जो लोग अगर पढ़ चुके हैं तो समझ रहे होंगे। अदरवाइज फिलहाल अभी आप इतना नोट करें कि भाई इसका एक ये भी रीजन होता है, जो कि आगे हम लोग देखेंगे रीजन में थोड़ी में, क्लियर है। तो इस कारण से सॉलिड कंडक्टिंग के केस में भी सारा चार्ज जो है आउटर सरफेस पे चला जाएगा। तो तीनों ही केस में हमारा सिचुएशन सेम होगा। तो अब हम लोग देखते हैं कि कैसे इस सिचुएशन में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं। क्वेश्चन इसको आप नोट कर लिए, ओके। नाउ चलिए हम लोग अब शुरू करते हैं कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं गॉसेस लॉ की सहायता से। चलिए, अब ऑब्वियस है, मान लिया आपका ये एक स्फीयर है, ठीक है। नाउ अब ये स्फीयर है, अब इस स्फीयर में मान लिया, चलिए पहला केस हम लोग देखते हैं। पहला केस देखते हैं इनसाइड, इस स्फीयर है,
अब ये चाहे आपका कंडक्टिंग, ये आपका हॉलो कंडक्टिंग भी हो सकता है, हॉलो इंसुलेटिंग भी हो सकता है, सॉलिड कंडक्टिंग भी हो सकता है। जो भी चार्ज आपने दिया, मान लिया पॉजिटिव चार्ज, तो ये सारा पॉजिटिव चार्ज इसके सरफेस पे आ गया। चलिए ठीक है, अब एक एक करके हम लोग देखते हैं। पहला केस मान लेते हैं, इसका रेडियस कैपिटल आर आपको दिया हुआ है और इस पर टोटल चार्ज जो है कैपिटल क्यू ये दिया हुआ है। क्लियर है ना? तो पहला केस हम लोग मानते हैं इसके सेंटर से हम किसी डिस्टेंस, मान लिया आर पॉइंट पे, इसके सेंटर से मान लिया सेंटर से आर डिस्टेंस पे, यहाँ पे ये आर डिस्टेंस पे हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जानना चाहते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड जानना चाहते हैं तो गॉसेज लॉ का पहला कंसेप्ट ये है कि भाई जिस पॉइंट पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं वो पॉइंट क्लोज होना चाहिए। क्लोज नहीं है तो क्लोज कीजिए। क्लोज करने के लिए बेसिक कंसेप्ट सारा हम लोग डिटेल से देख चुके हैं। अगर थोड़ा भी कंफ्यूजन है, थोड़ा भी डाउट है तो पहले प्लीज उस वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद यहाँ पे देखिए तो ज़्यादा मजा आएगा। जिस पॉइंट को आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं, जिस पॉइंट पर अगर वो क्लोज नहीं है तो अब उसे हमें क्या करना होगा, क्लोज करना होगा। क्लोज हमेशा ऐसा करते हैं ताकि मेरा सिमेट्रिक सिचुएशन हो, मतलब ये दिए गए सिचुएशन के हिसाब से सिमेट्रिक हो, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो, यूनिफॉर्म हो, लाइक दिस। तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं, यहाँ पर हमारे लिए सबसे सुटेबल होगा इसको क्लोज करना एक स्फीयर से, एक स्फीयर से, एक स्फीयर से, क्योंकि इसके बाहर में जो चार्ज है वो एक स्फीयर पे मौजूद है। क्लियर है? तो एक सिमेट्रिक सिचुएशन, ये एक स्फीयर हम यहाँ पे बना रहे हैं, आप समझ सकते हैं। ठीक है, ये एक स्फीयर से, एक आर रेडियस का स्फीयर से हम इसको क्लोज कर दिए। क्लोज कर दिए, आप समझ सकते हैं इसी स्फीयर को हम कहेंगे गॉसियन सरफेस, इसको हम कहेंगे गॉसियन सरफेस। चलिए अब इस पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो पहला केस देख रहे हैं इनसाइड। इनसाइड, इनसाइड मतलब जब स्मॉल आर किसी डिस्टेंस स्मॉल आर पे हम निकाल रहे हैं, यहाँ पे आप इन जनरल लिख सकते हैं कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज कंडक्टिंग दिस इज नॉन कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर एट अ डिस्टेंस, या इस तरह से और जनरल लिखना है तो हैविंग टोटल चार्ज Q, रेडियस R at a distance small r from its center। कंसेप्ट शुड बी क्लियर। क्या कर रहे हैं, क्या क्या हम लोगों को दिया गया है, क्लियर होना चाहिए। तो हम लोगों को दिया गया भाई एक स्फीयर जिस पे टोटल चार्ज Q है जो कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। क्लियर है? टोटल चार्ज Q यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसका रेडियस है कैपिटल R दिया हुआ है। अब इसके सेंटर से R डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो ऑब्वियस है तीन केस होगा। एक बार जब R जो है इसके अंदर में हो, मतलब R स्मॉल r का जो वैल्यू है कैपिटल R से जब छोटा हो तो मतलब इनसाइड का केस होगा। दूसरा केस होगा आउटसाइड, जब स्मॉल r जो है बड़ा हो कैपिटल R। देखेंगे उस चीज को। क्लियर है? तो पहला इनसाइड के केस में स्टूडेंट हम लोग देख रहे हैं कैसे कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर। अब इसको क्या है कि हम लोग क्लोज कर चुके हैं स्मॉल r रेडियस के स्फीयर से। तो हमारे पास जनरल जो फॉर्मूला है E.dA इक्वल्स टू नेट इनक्लोज्ड चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, गॉसेस लॉ की सहायता से। क्लियर है? यहाँ पर ई इलेक्ट्रिक फील्ड, यही ई इलेक्ट्रिक फील्ड का, यहाँ पर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होगा, यहाँ पर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू, यही हम लोगों को निकालना है। डीए आप समझ सकते हैं, ये डीए क्या हो जाएगा, टोटल एरिया, ये जो सरफेस एरिया है, ये टोटल सरफेस एरिया स्मॉल r रेडियस का, मतलब 4 पाई r स्क्वायर इक्वल्स टू नेट इनक्लोज्ड चार्ज। नेट इनक्लोज्ड चार्ज स्टूडेंट कितना है, 0 है। इस स्फीयर के अंदर में चार्ज 0 है, क्योंकि आपने जितना भी चार्ज दिया वो सारा चार्ज इसके सरफेस पर मौजूद है, सरफेस पर आ चुका है। तो अंदर में तो चार्ज नहीं है, मतलब नेट इनक्लोज्ड चार्ज 0 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से आप समझ सकते हैं, इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड 0 स्टूडेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड 0। कोई कंफ्यूजन नहीं। मतलब कि कोई भी आपका कंडक्टिंग आपका हॉलो स्फीयर हो, नॉन कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर हो या कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर हो, उसके अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। क्लियर है? चलिए अब हम लोग दूसरा केस देखते हैं, आउटसाइड। आउटसाइड का मतलब जब स्मॉल r जो है कैपिटल R से बड़ा हो, स्मॉल r जो है कैपिटल R से बड़ा हो। ध्यान दीजिएगा, मतलब कि अब मान लिया किसी पॉइंट, मान लिया यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जानना चाह रहे हैं इस स्फीयर के चलते, चार्ज कैपिटल Q इसके सरफेस पे मौजूद है। ठीक है, इस पर इसके चलते यहाँ पर आउटसाइड किसी पॉइंट पर जो कि सेंटर से इसका डिस्टेंस जो है ये स्मॉल r है।
यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जानना चाहते हैं तो अगेन क्या होगा, गॉसेस लॉ की सहायता से हम इसको क्लोज करेंगे और आप समझ सकते हैं अगेन इसको जो क्लोज करेंगे तो ये भी एक इस तरह का स्फीयर होगा, एक स्फीयर जिसको हम गॉसियन सरफेस कहेंगे। क्लियर बात है, एक स्फीयर होगा। अब यह स्फीयर होगा, इस स्फीयर पे यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो आउटसाइड अगेन वी हैव दिस E dot da equals to net enclosed charge divided by epsilon naught। क्लियर स्टूडेंट, चलिए ठीक है ना। यहाँ से देखिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, अब हर जगह जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड आप समझ सकते हैं, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होगा। सिमेट्रिसिटी से आप समझ सकते हैं क्योंकि इसके अंदर में ये स्फीयर मौजूद है, इसके सेंटर पे कंसेंट्रिक है, दोनों स्फीयर कंसेंट्रिक है, सब जगह यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट होगा। तो इसको जब हम लिखेंगे पहले तो हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड देखिए कांस्टेंट होगा, तो हम इसको निकाल सकते हैं इंटीग्रेशन से बाहर। E डॉट डी ए जो है तो E dA cos थीटा, चलिए एक लाइन और लिख ही लेते हैं, डिवाइडेड बाय नेट इनक्लोज्ड चार्ज। नेट इनक्लोज्ड चार्ज, अब ये जो गॉसियन सरफेस है उसके अंदर टोटल कितना चार्ज है, तो टोटल चार्ज Q है, कैपिटल Q, टोटल चार्ज Q है। अब ये जैसे यूनिफॉर्मली नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, यहाँ पे कोई मैटर नहीं करता है, टोटल चार्ज है उसको लिखना होता है, तो टोटल चार्ज Q है डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है, चलिए ठीक है। यहाँ पर चलिए इंटीग्रेशन का साइन था, ठीक है ना। ये E तो चूंकि कांस्टेंट है तो E को बाहर हम निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ध्यान दीजिएगा dA cos 0, ये cos 0 होगा, क्यों 0 होगा, क्योंकि हर पॉइंट पर ध्यान दीजिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का ये रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन होगा और एरिया वेक्टर का भी रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन होगा, एरिया वेक्टर किसी भी पॉइंट पर। यहाँ पर आप मान लिया यहाँ पर देखना चाहिएगा तो यहाँ पर भी रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का भी यही डायरेक्शन होगा, एरिया वेक्टर का भी। एरिया वेक्टर भी जो हम लोग लेते हैं वो क्या होता है, रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन, सॉरी नॉर्मल टू द सरफेस। एरिया वेक्टर का डायरेक्शन हमेशा आउटवर्ड और सरफेस पे नॉर्मल लेते हैं, तो एरिया वेक्टर का भी डायरेक्शन होता है। हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल 0 डिग्री होगा। मान लिया आप यहाँ पे देखना चाहते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का भी यही डायरेक्शन, एरिया वेक्टर का भी यही डायरेक्शन। क्लियर है। अब सिमेट्रिसिटी से ये तो आप समझ गए कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होगा E। आप डायरेक्शन भी समझ लीजिए कि रेडियली आउटवर्ड होगा। सिमेट्रिसिटी से आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल लेके, जैसे मान लें चार्ज इस तरह से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। अब इसके किसी पॉइंट पर यहाँ पर अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखना चाहते हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखना चाहते हैं तो ध्यान दीजिए। अब इसके चलते क्या कीजिए, इसके जस्ट सामने वाला ये चार्ज और इधर से ऐसे 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 चल जाइए, ये चार्ज, ये दोनों जो एलिमेंट्री चार्ज है, ये दोनों चार्ज के चलते इसके चलते भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही होगा, इसके चलते भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही होगा। क्लियर बात है, ध्यान दीजिएगा। अब मान लीजिए कोई एक छोटा चार्ज यहाँ पर का कंसीडर करते हैं, तो यहाँ पर तो इस तरह से वर्टिकली डाउनवर्ड यहाँ पे चले आइए। अब देखिए ये चार्ज के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरह का होगा, इसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरह का होगा, मतलब दोनों का अगेन, अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों को जब आप कंपोनेंट में ब्रेक करेंगे तो दोनों का वर्टिकल कंपोनेंट कैंसिल हो जाएगा, अगेन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। क्लियर बात है। चलिए अब आप किसी पॉइंट पे मान लिया यहाँ पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड देखना चाहते हैं, तो देखिए इसके जस्ट सामने वाला ये चार्ज और ये चार्ज के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जस्ट लाइक दिस, इस तरह से होगा, ठीक है। अब ये चार्ज तो इसके जस्ट सामने वाला ये चार्ज देखिए, ठीक है। इसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसा होगा, इसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसा होगा। इस दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड को जब कंपोनेंट में ब्रेक कीजिएगा तो दोनों का ये कंपोनेंट कैंसिल हो जाएगा, अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड का ये डायरेक्शन हो जाएगा, कुछ लाइक दिस। सिमेट्रिसिटी से अब आप समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी हर जगह जो होगा वो रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा, और एरिया वेक्टर का तो डायरेक्शन आउटवर्ड और परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगा ही हर पॉइंट पे। मतलब कि हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल 0 डिग्री होगा, यही हम आपको बताना चाह रहे हैं, cos 0। क्लियर स्टूडेंट। नाउ दिस इज q by epsilon naught cos 0 तो आपका 1 हो गया, dA equals to q by epsilon naught। ध्यान दीजिएगा E into dA, ये किसका एरिया हमको लिखना है, किस एरिया, कौन सा एरिया, ये जो r वेक्टर का ये जो स्फीयर बनाए हैं आउटसाइड, इसका सरफेस एरिया लिखना है। टोटल ये dA, ये छोटा सा एरिया, सबको हम ऐड करेंगे तो टोटल इस सरफेस का एरिया निकल जाएगा। तो इस सरफेस का एरिया कितना होगा, r रेडियस का सरफेस है, इसका सरफेस का एरिया हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर q बाई
एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से आप समझ सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू किसी आउटसाइड पॉइंट पे हमारा आ रहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को एक साथ इधर कर देते हैं, Q/r² इधर कर देते हैं। क्लियर है? ऐसा क्यों कर रहे हैं? थोड़ा थोड़ा फील हो रहा होगा आप लोगों को। इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट स्टूडेंट हमारे सामने आ रहा है कि जब भी कोई आपका स्फीयर हो, कंडक्टिंग हो या नॉन कंडक्टिंग हो, हॉलो कंडक्टिंग हो या हॉलो नॉन कंडक्टिंग हो, या सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर हो, अगर चार्ज उस पर डिस्ट्रीब्यूटेड है यूनिफॉर्मली, तो उसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है किसी भी आउटसाइड पॉइंट पे एट ए डिस्टेंस स्मॉल आर फ्रॉम इट्स सेंटर 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट Q/r², जो कि ये फॉर्मूला है किसी पॉइंट चार्ज Q के चलते स्मॉल r डिस्टेंस पे। ये फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे ना, किसी पॉइंट चार्ज Q के चलते r डिस्टेंस पे यही फॉर्मूला होता है। अभी यहाँ पर क्या है कि ये Q चार्ज तो पॉइंट चार्ज नहीं है, ऐसा नहीं कि ये Q चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है, लेकिन फॉर्मूला मेरा रिजल्ट मेरा यही आ रहा है, जबकि यहाँ पर Q चार्ज जो है इस तरह से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और तब भी रिजल्ट मेरा यही आ रहा है। इसका मतलब एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन ये हुआ कि इस केस में जब हॉलो कंडक्टिंग हो या हॉलो नॉन कंडक्टिंग हो या सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर हो, क्लियर है, आउटसाइड पॉइंट के लिए ये पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करता है, सिचुएटेड एट इट्स ओन सेंटर, इस तरह से बिहेव करता है जैसे कि इसका टोटल चार्ज जो है इसके सेंटर पे रखा हुआ है आउटसाइड पॉइंट के लिए। क्लियर बात है? एक छोटा सा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, उस चीज को आगे हम लिखेंगे भी। और इनसाइड में कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, क्लियर स्टूडेंट? चलिए यहाँ पर अगर इसका हम लोग ग्राफ ड्रॉ करना चाहें स्टूडेंट, तो बहुत आसानी से ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए ग्राफ ड्रॉ करना है तो ऑब्वियस हम लोग क्या करेंगे, पहले एक एक्सिस लेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है स्मॉल r डिस्टेंस के साथ किस तरह से वैरी कर रहा है, स्मॉल r डिस्टेंस के साथ कैसे वैरी कर रहा है, तो चलिए देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर अगर हम लोग देखना चाहें सरफेस पर अगर हम लोग देखना चाहें तो सरफेस पे आप लिख सकते हैं ये आपका आउटसाइड पॉइंट पे हो गया। ऐसा करते हैं, इसको ई लिख देते हैं, ई इन, ये ई इन लिख देते हैं, इनसाइड में हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। ये इसको ई को ई नॉट कर दें, ई आउटसाइड, ई जीरो, ई आउटसाइड। क्लियर है? उसी तरह अगर सरफेस पे सो एट सरफेस पर अगर हम लोग करना चाहें, तो सरफेस के लिए क्या होगा, स्मॉल आर को आप कैपिटल आर के बराबर कर दीजिए। ये स्मॉल आर जो है, ये इतना बड़ा जो है, इसको घटाते कैपिटल आर कर दीजिए। कैपिटल आर तो इसके सरफेस पर आप पहुंच जाएंगे। तो स्मॉल आर इक्वल्स टू कैपिटल आर, इसीलिए सरफेस पर मतलब ई एस लिख रहे हैं। देखिए ई एस फॉर सरफेस, ई ओ फॉर आउट, ई इन फॉर इनसाइड। क्लियर? ई एस हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 Q/कैपिटल R स्क्वायर, जो कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड का मैक्सिमम वैल्यू होगा। ये मैक्सिमम वैल्यू होगा। क्यों होगा? थ्योरेटिकली भी आप समझ सकते हैं इस चीज को। थ्योरेटिकली देखिए, अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो था, अंदर में कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, सेंटर पर पूछा जाएगा तो सेंटर पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, सब जगह अंदर में सब जगह इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। अचानक सेंटर पे जब आए तो इतना वैल्यू का इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, 1/4 Q/कैपिटल R का स्क्वायर। और जैसे ही सेंटर से आप इसके सरफेस से बाहर की ओर बढ़े, तो अब ये कैपिटल R की जगह स्मॉल r, जो कि स्मॉल r आउटसाइड है, मतलब स्मॉल r का वैल्यू बड़ा हो गया। आउटसाइड पॉइंट के लिए स्मॉल r का वैल्यू बड़ा, मतलब ये टोटल टर्म आपका धीरे धीरे छोटा होने लगेगा। ऑब्वियस है, क्योंकि चार्ज तो यही इसके सरफेस पे मौजूद है। अब आप इससे दूर जा रहे हैं तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू भी घटेगा। क्लियर बात है? जो कि यहाँ से क्लियर है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये स्मॉल r के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्लियर है? तो ग्राफ हम लोग कैसे ड्रॉ करेंगे स्टूडेंट? इसके सेंटर पे ग्राफ जीरो है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जीरो है, ये सेंटर को डिनोट कर रहा है, स्फीयर के सेंटर को ये डिनोट कर रहा है। डिस्टेंस जीरो है, स्मॉल r का वैल्यू जीरो है, स्मॉल r यहाँ पे जीरो है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो है। चलिए ठीक है, स्मॉल r मान लेते हैं, ये एक डिस्टेंस ले लेते हैं जब स्मॉल r का वैल्यू कैपिटल R के बराबर है। स्मॉल r का वैल्यू कैपिटल R के बराबर है। क्लियर है? तो जब कैपिटल R के बराबर है तो अंदर में ये रीजन आपका इनसाइड रीजन को शो कर रहा है, इनसाइड रीजन को। स्मॉल r का वैल्यू जब ये कैपिटल R से छोटा है, जब ये छोटा है तो इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं। डिस्टेंस आपका बढ़ते जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, डिस्टेंस बढ़ते जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। लेकिन अचानक जब स्मॉल r का वैल्यू कैपिटल R के बराबर होता है तो अचानक इलेक्ट्रिक फील्ड का एक वैल्यू आ जाता है सब पे।
इलेक्ट्रिक फील्ड का एक वैल्यू आ जाता है यहाँ पे, अचानक यहाँ पे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आ जाता है कितना, जो कि वैल्यू है ES, इसके सरफेस के बराबर, इतना वैल्यू का इलेक्ट्रिक फील्ड इसको मिल जाता है। और इसके आगे जैसे ही बढ़ते हैं तो R स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ये इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है घटना शुरू हो जाता है। सो दिस इज द ग्राफ। क्लियर स्टूडेंट, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ग्राफ वगैरह पूछते हैं कंपटीशन के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, बाकी डेरिवेशन तो इंपॉर्टेंट है ही बोर्ड लेवल के लिए। क्लियर स्टूडेंट, चलिए एक चीज़ और इसमें स्टूडेंट जो पूछा जाता है बहुत बार क्या होता है कि क्वेश्चन में डेरिवेशन में क्या होता है कि आपको चार्ज जो है कैपिटल Q, टोटल चार्ज कैपिटल Q न देके आपको इसमें दे दिया जाएगा कि इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी दे दिया जाएगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी, कि भाई इसका टोटल चार्ज नहीं बताया जा रहा है, इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है। तो अब इसके चलते अंदर में तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, अंदर में तो कोई इश्यू नहीं है, अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना भाई Q इन 0 है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आउटसाइड में तब हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, आउटसाइड में। क्लियर है? तो यहाँ पर इस तरह से लिख लीजिए, if surface charge density sigma is given, अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा अगर दिया है तो इनसाइड के लिए आप समझ रहे हैं यही कैलकुलेशन रहेगा। आउटसाइड के केस में कैसे फिर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं थोड़ा देखिएगा। आउटसाइड के केस में अगेन हमारे पास जनरल जो रिलेशन है गॉसेस लॉ के हिसाब से E डॉट dA इक्वल्स टू नेट इनक्लोज्ड चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। चलिए अगेन हम लोग किसी r डिस्टेंस पे आउटसाइड किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, सारा चीज सेम होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होगा, E और dA के बीच का एंगल 0 डिग्री, समझ रहे हैं, ये सारा ये डेरिवेशन सेम रहेगा। E dA टोटल एरिया वेक्टर है, टोटल एरिया कितना हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर, सब चीज यही रहेगा स्टूडेंट। अंतर सिर्फ कहां पड़ेगा ध्यान दीजिए। अब यहां पर क्या था, टोटल चार्ज हम लोग को Q दे दिया गया था तो सीधे कैपिटल Q लिख दिए थे, लेकिन अब आपको सरफेस चार्ज डेंसिटी दिया गया है, सरफेस चार्ज डेंसिटी कि इसके यूनिट एरिया में कितना चार्ज है, यूनिट एरिया में कितना चार्ज है सिग्मा, यूनिट एरिया में सरफेस चार्ज डेंसिटी का मतलब होता है चार्ज पर यूनिट एरिया, यूनिट एरिया में सिग्मा चार्ज है तो इस टोटल एरिया, ये टोटल एरिया हम लोगों को पता है, इसका टोटल एरिया कितना होगा 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर, 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर, यही इसका टोटल एरिया होगा। तो यूनिट एरिया में सिग्मा चार्ज है तो पूरे एरिया में कितना चार्ज होगा, तो सिग्मा इनटू इसके एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे 4 पाई R स्क्वायर डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। क्लियर? बस यही डिफरेंस आना था यहाँ पे। क्लियर है स्टूडेंट? चलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 4 पाई कैंसिल आपका हो जाएगा, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये आपका निकल जाएगा, दिस विल बिकम सिग्मा R स्क्वायर डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन स्मॉल r स्क्वायर, सिग्मा R स्क्वायर डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन r स्क्वायर। क्लियर स्टूडेंट? 4 पाई कैंसिल हो गया, सिग्मा R स्क्वायर, ठीक है। चलिए ठीक है, यहाँ से भी आप देख सकते हैं बहुत ही क्लियर है कि ये R स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, R स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, होना भी चाहिए था, ऑब्वियस है। तो कभी कभी क्या होता है कि इस फॉर्म में भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ चुका है क्वेश्चन वगैरह एग्जाम में, तो या तो इस तरह से भी आपको दे दिया जाएगा डायरेक्ट, ये रिलेशन ना दे के अब पूछा जाएगा भाई इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या वैल्यू है, तो इस फॉर्म में भी आपको निकालने आना चाहिए। क्लियर स्टूडेंट? अब हम लोग चलिए स्टूडेंट देखते हैं, एक जो हमारा केस बच गया है, सिर्फ एक केस बच गया है नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर के केस में, नॉन कंडक्टिंग चार्ज्ड सॉलिड स्फीयर के केस में। क्लियर स्टूडेंट? तो देखते हैं इसको हम लोग। यहाँ पर कहीं इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान में रखना है, अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आ रहा था, बाहर में किसी भी पॉइंट के लिए ये पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करने लगा था, पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करने लगा था। क्लियर है? ध्यान में रखना है क्योंकि आगे इसका यूज हम करेंगे। रिकॉर्डिंग हो रहा है या नहीं? गुड, चलिए जरूरी है बीच में देखना, पता चले कि हम पढ़ाते जा रहे हैं रिकॉर्डिंग हो ही नहीं रहा है, ठीक है, लाइक दिस। चलिए अब हम लोग देखते हैं लास्ट एक जो केस बच गया है, नॉन कंडक्टिंग चार्ज्ड सॉलिड स्फीयर, नॉन कंडक्टिंग चार्ज्ड सॉलिड स्फीयर, नॉन कंडक्टिंग कहिए, डाइलेक्ट्रिक कहिए, इंसुलेटिंग कहिए, सब एक ही बात है। नॉन कंडक्टिंग चार्ज्ड
चार्ज सॉलिड स्फीयर। क्लियर स्टूडेंट? चलिए अब यहां पे आप इन जनरल लिख सकते हैं, इनफैक्ट आपको लिख लेना चाहिए, कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस स्मॉल आर ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग चार्ज सॉलिड स्फीयर हैविंग टोटल चार्ज q which is uniformly distributed and radius capital R like this। क्लियर है? मतलब कि केस क्या है स्टूडेंट यहां पे, अब एक नॉन कंडक्टिंग चार्ज सॉलिड स्फीयर है, यूनिफॉर्मली चार्ज इसमें नॉन यूनिफॉर्मली भी डिस्ट्रीब्यूटेड हो सकता है, हम लोग मान रहे हैं सब हम लोग यूनिफॉर्मली चार्ज के चलते देख रहे हैं, यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर के चलते देख रहे हैं। क्लियर स्टूडेंट? तो अब चूंकि ये क्या है, नॉन कंडक्टिंग है, इंसुलेटिंग है, इसमें कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता है स्टूडेंट, आप चार्ज जैसे जहां पर देंगे चार्ज वहीं पर मौजूद रहेगा। तो हमने इसको चार्ज इस तरह से दिया कि सो दैट इसके पूरे वॉल्यूम में चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, सब जगह चार्ज है। क्लियर स्टूडेंट? सब जगह चार्ज है, ठीक है। और टोटल चार्ज कितना है, टोटल चार्ज जो है वो टोटल चार्ज हम लोगों को दिया हुआ है Q, और रेडियस इसका कैपिटल आर दिया हुआ है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो अब एक एक करके अगेन इस केस में भी हम लोग देखेंगे, पहले इनसाइड किसी पॉइंट पे, मान लीजिए इसके सेंटर से आर डिस्टेंस पे कितना यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, फिर आउटसाइड किसी पॉइंट पर देख लेंगे। चलिए तो इनसाइड पहला हम लोग किस देखते हैं, इनसाइड मतलब जब स्मॉल आर जो है कैपिटल आर इसके रेडियस से छोटा हो, कंसेप्ट शुड बी क्लियर, इसका रेडियस है कैपिटल आर, यही नहीं इसका रेडियस है, ठीक है। चलिए अब अगेन क्या करेंगे, यहाँ पर इस तरह से एक सिमेट्रिक गॉसियन सरफेस हम लोग ले लेंगे जो कि स्फीयर होगा, आप समझ रहे हैं, ठीक है। तो अगेन हमारे पास जनरल रिलेशन क्या है, E डॉट dA इक्वल्स टू नेट इनक्लोज्ड चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, चलिए ठीक है। E सब जगह इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके सरफेस पे हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड, चूंकि चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो सिमेट्रिसिटी से आप समझ सकते हैं कि हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट होगा, साथ ही साथ हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल 0 डिग्री होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर के बीच का एंगल 0 डिग्री होगा, समझ रहे हैं। तो फाइनली हमारा क्या हो जाएगा, E डॉट dA इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर आ गया, cos 0 तो cos 0 हट गया, dA टोटल एरिया वेक्टर इसका सरफेस एरिया क्या हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर, क्लियर स्टूडेंट? नाउ नेट इनक्लोज्ड चार्ज, अब स्टूडेंट हम लोगों को दिया गया है टोटल चार्ज, ये टोटल चार्ज Q थ्रू आउट इसके वॉल्यूम में स्प्रेड है यूनिफॉर्मली, तो अभी हम लोगों को लेकिन अब निकालना है टोटल ये जो आर स्फीयर का, आर रेडियस का जो स्फीयर बनाया है, अभी इस स्फीयर के अंदर में कितना चार्ज है, इस स्फीयर के अंदर में कितना चार्ज है, वही इनक्लोज चार्ज Q इन का वैल्यू हम लोगों को यहाँ पर लिखना है, समझिएगा। ये हम लोग कैसे निकालेंगे स्टूडेंट थोड़ा सा देख लीजिए, टोटल चार्ज मतलब इसका टोटल वॉल्यूम कितना है, इसका टोटल वॉल्यूम है 4/3 पाई आर क्यू, टोटल इतना वॉल्यूम में Q चार्ज है टोटल वॉल्यूम में, ठीक है। तो यूनिट वॉल्यूम में कितना चार्ज हो गया, Q/4/3 पाई आर क्यू, क्लियर है। इसीलिए ये जो आर रेडियस का जो स्फीयर जो बनाए हैं तो इसके वॉल्यूम में कितना चार्ज है, तो यूनिट वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे, मेरा निकल जाएगा। तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा 4/3, इतना वॉल्यूम 4/3 पाई स्मॉल आर क्यू, इतना वॉल्यूम में कितना चार्ज होगा, तो Q/4/3 पाई आर क्यू इंटू 4/3 पाई स्मॉल आर क्यू, क्लियर है, सिंपल मैथमेटिक्स। यहां से 4/3 पाई कैंसिल हो जाएगा एंड दिस बिकम्स Q स्मॉल आर क्यू डिवाइडेड बाई आर क्यू। ध्यान दीजिएगा यही आपका नेट इनक्लोज चार्ज हम लोग निकाल दिए, नेट इनक्लोज चार्ज, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पर इसका वैल्यू हम लोग रखा है, दिस बिकम्स Q स्मॉल आर क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, पहले से है तो एप्सिलॉन नॉट और कैपिटल आर क्यू नीचे में आ गया, कैपिटल आर क्यू, क्लियर स्टूडेंट। चलिए यहां से आप समझ सकते हैं E इक्वल्स टू आपका आ गया, ये इस आर स्क्वायर से यहाँ पर एक, ये आपका आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ऊपर में एक आर आपका बच जाएगा, तो E इक्वल्स टू आ जाएगा
E इक्वल्स टू क्यू आर डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू। क्लियर है? क्यू आर डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू। चलिए ठीक है, देख लीजिएगा कहीं कुछ कैलकुलेशन वगैरह में गलती ना हो। लाइक मतलब यहाँ से एक बात क्लियर है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है स्मॉल आर के साथ बढ़ रहा है। ऑब्वियस है, ये एक्सपेक्टेड है, होना भी चाहिए था। जैसे जैसे आर का डिस्टेंस बढ़ेगा, आर का वैल्यू बढ़ेगा, इसके सेंटर से आप जैसे जैसे दूर जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि गॉसियन लॉ से समझिएगा, जैसे जैसे आप आर का वैल्यू बढ़ा रहे हैं तो जो नेट इनक्लोज्ड चार्ज है, इनक्लोज्ड चार्ज आर का वैल्यू बढ़ा रहे हैं तो जो स्फीयर का साइज बड़ा होते जा रहा है, तो स्फीयर के अंदर का चार्ज का वैल्यू भी तो बढ़ते जा रहा है, क्योंकि चार्ज तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो चार्ज का जब वैल्यू बढ़ते जाएगा तो ऑब्वियसली उसके चलते फाइनली इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू भी बढ़ते चला जाएगा। एंड दैट्स व्हाई इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्मॉल आर के। क्लियर है? चलिए अब हम लोग आउटसाइड किसी पॉइंट पे देखते हैं। आउटसाइड इसको नोट कर लीजिएगा, ये नेट इनक्लोज चार्ज के लिए हम लोग यहाँ पे अलग से कैलकुलेट किए। ठीक है, नोट कर लिया। चलिए हम लोग देखते हैं आउटसाइड किसी पॉइंट पे। दूसरा इसका केस हो रहा है आउटसाइड। आउटसाइड कहने का मतलब जब स्मॉल आर का वैल्यू कैपिटल आर से बड़ा ले रहे हैं, कैपिटल आर से बड़ा ले रहे हैं, मतलब अब हम चाह रहे हैं इसके सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस पे, यहाँ पे मान लिया चाह रहे हैं, मान लिया इस पॉइंट पे हम चाह रहे हैं कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या वैल्यू है। ठीक है, तो क्या करेंगे? गॉसियन लॉ की सहायता से इसको पहले हम लोगों को इनक्लोज करना होगा एक क्लोज सरफेस से। इसी को हम गॉसियन सरफेस कहेंगे, एक क्लोज सरफेस से, जो कि ऑब्वियस है सिमेट्रिसिटी के हिसाब से ये भी एक स्फीयर हमारे लिए लेना बेहतर होगा। तो इसको हम क्लोज कर दिए, ये आर, अभी इस केस में स्मॉल आर ये हो गया। ठीक है, तो चलिए हम लोग इक्वेशन लगाते हैं, क्यू ई डॉट डी ए नेट इनक्लोज चार्ज डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। चलिए ठीक है, अब अगेन आप सिमेट्रिसिटी से समझ सकते हैं कि हर इस स्फीयर के हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होगा, वन थिंग। साथ ही साथ इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल जो होगा 0 डिग्री होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का हर जगह, इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में, एरिया वेक्टर उस पॉइंट पे परपेंडिकुलर एंड आउटवर्ड, सो दैट कि हमेशा सब जगह किसी भी पॉइंट पर आप लीजिएगा, यहाँ पर लीजिएगा तो यहाँ पर रेडियली आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का ये डायरेक्शन हो गया, और इस पॉइंट पर एरिया वेक्टर का भी डायरेक्शन परपेंडिकुलर एंड आउटवर्ड, मतलब कि हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल जो होगा 0 डिग्री होगा, दोनों का डायरेक्शन सेम। तो cos 0 वो भी हट गया, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बाहर आ गया। नेट एरिया, इसका पूरा सरफेस एरिया हम लोग लिख देंगे, पूरा सरफेस एरिया। तो ये सरफेस एरिया कितना स्टूडेंट हो जाएगा? E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। इनफैक्ट इधर वाला कैलकुलेशन आप नोटिस कर रहे होंगे, बार बार ऑलमोस्ट सब सिचुएशन में सेम ही आ रहा है, सेम आ रहा है। क्लियर है ना? नेट इनक्लोज्ड चार्ज बहुत आसान है। अब इस सरफेस के अंदर में ये जो गॉसियन सरफेस जो बनाए हैं, इसके अंदर में टोटल कितना चार्ज है भाई? तो टोटल चार्ज कैपिटल क्यू है, टोटल चार्ज कैपिटल क्यू ही है ना। अब ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, अंदर में कोई मैटर ही नहीं करता है, टोटल इनक्लोज्ड चार्ज कैपिटल क्यू है। ठीक है, तो सीधे कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से आप ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बाई स्मॉल आर स्क्वायर, Q बाई स्मॉल आर स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, पहले वाले केस में भी यही था, पहले वाले तीनों केस के लिए जो रिजल्ट सेम था वहां भी वही था कि आउटसाइड पॉइंट के केस में, किसी भी आउटसाइड पॉइंट्स के लिए ये जो एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव कर रहा था, जो कि इसके सेंटर पे रखा है, यहाँ भी सेम एक्सप्रेशन आ रहा है, ये बिहेव कर रहा है पॉइंट चार्ज Q की तरह, जो कि अपने सेंटर पे रखा है। सो दैट तभी तो मेरा रिजल्ट वही आ जा रहा है, 1/4 क्यू बाई आर स्क्वायर, वह रीजन। जबकि चार्ज यहाँ पे इसके थ्रू आउट इसके वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेकिन ये इस तरह से बिहेव कर रहा है सो दैट कि ऐसा लग रहा है कि जैसे इसका टोटल चार्ज इसके डिस्ट्रीब्यूटेड ना होकर सेंटर पे रखा है। मतलब कि देखिए क्वेश्चन कैसे पूछता है, कोई आपको स्फीयर दे दिया गया, बता दिया जाएगा भाई कि चार्ज इसमें ऐसे इतना वैल्यू का चार्ज जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब इस स्फीयर का रेडियस मान लिया कि 2 सेंटीमीटर है, आपसे पूछ रहा है कि 3 सेंटीमीटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकालिए, तो कोई कैलकुलेशन की आवश्यकता नहीं है। टोटल चार्ज जो है एज्यूम कीजिए कि वो इसके सेंटर पे है, मान लीजिए कि वो 2 कूलम का चार्ज है, तो 2 कूलम का चार्ज इसके सेंटर पे रखा हुआ है। अब सेंटर से मान लिया कि 4 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे, जो कि आउटसाइड पॉइंट हो गया, तो सीधे पॉइंट चार्ज वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, वही इतना इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ये हमारा मैग्नीट्यूड निकल चुका है। अब हम लोग देख लेते हैं स्टूडेंट ग्राफ, इसका ग्राफ भी हम लोग को पूछता है।
यहाँ पे एक चीज और, सरफेस पे अगर हम लोग सरफेस पे देखना चाहें, तीसरा एट सरफेस, सरफेस, तो सरफेस के लिए अगेन क्या होगा, स्मॉल आर जो है कैपिटल आर के बराबर कर दीजिए, इसमें स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर कर दीजिए, मतलब कि ई एस। चलिए इसको ऐसा करते हैं अगेन, जैसा कि पहले वाले केस में किए थे, ये ई इन हो गया, इनसाइड हो गया, ये ई ओ कर देते हैं, आउटसाइड हो गया, और ई एस कर देते हैं सरफेस के लिए, सरफेस के लिए तो स्मॉल आर जो है कैपिटल आर के बराबर हो जाएगा, दिस बिकम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू बाई कैपिटल आर का स्क्वायर। रिलेशन कोई कंफ्यूजन नहीं, ध्यान दीजिएगा, ये इसके सरफेस पे हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट वैल्यू, कांस्टेंट क्यू कांस्टेंट है, कैपिटल आर कांस्टेंट है, एवरीथिंग इज कांस्टेंट, पिछले केस में भी वही हो रहा था, ठीक है। और साथ ही साथ ये इनफैक्ट ये आपका मैक्सिमम वैल्यू भी है, ये ई मैक्स भी है, ये आपका ई मैक्स है, मैक्सिमम वैल्यू है इस स्फीयर के चलते, इसके सरफेस पे। मतलब आपसे पूछा जाएगा कि भाई ये नॉन कंडक्टिंग चार्ज सॉलिड स्फीयर है, अब इतना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इसके चलते मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पर होगा और कितना वैल्यू का होगा, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड इसके सरफेस पर होगा, और कितना वैल्यू का होगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इसका चार्ज डिवाइडेड बाय इसका रेडियस के स्क्वायर। क्लियर है। चलिए इसका हम लोग ग्राफ देखते हैं, और ये सारा चीज देखिए एक्सपेक्टेड है, थ्योरेटिकली भी आप समझ सकते हैं। अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड तो जस्ट डिस्कस किया, ऑब्वियस है, डिस्टेंस बढ़ेगा तो नेट इनक्लोज चार्ज का वैल्यू बढ़ते जाएगा, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो है रेडियस के आर के प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। आप बढ़ते गया बढ़ते गया बढ़ते गया, आप इसके सरफेस पे पहुंच गए, सरफेस पर जब पहुंचे तो आप सरफेस के अंदर का जब यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो सारा चार्ज मेरा नेट इनक्लोज चार्ज में सारा चार्ज आ जाएगा, सारा चार्ज आ गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू मैक्सिमम हो गया। अब लेकिन यहाँ से जैसे ही बाहर बढ़े तो नेट इनक्लोज्ड चार्ज का वैल्यू तो नहीं बढ़ रहा है, वो तो क्यू ही है, वो तो क्यू ही है। आप यहाँ पर कैलकुलेट कीजिए, यहाँ पर नेट जो इनक्लोज चार्ज जो कैलकुलेट करेंगे वो तो सब जगह क्यू है, लेकिन डिस्टेंस का वैल्यू आप बढ़ाते जा रहे हैं, तो ऑब्वियस है इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू घटते जाएगा। देख लीजिए यहाँ पे ये आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू घटते जाएगा। तो अब यहाँ से आप ग्राफ इजिली ड्रॉ कर सकते हैं। ऑब्वियस है एक एक्सिस हम लोग लेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का, और दूसरा एक लेंगे हम लोग स्मॉल आर। चलिए स्मॉल आर जो कि सेंटर से ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, ठीक है। चलिए इसके सेंटर पे यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड, ध्यान दीजिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये अंदर में इनसाइड किसी पॉइंट पर ये आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली, ठीक है। मतलब कि कुछ इस तरह का ग्राफ होगा, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, जैसे जैसे आर बढ़ रहा है वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा है, बढ़ते गया। ये मान लेते हैं ये आपका जो रीजन हो गया, ये जो रीजन हो गया, ये स्मॉल आर जब कैपिटल आर से छोटा है, इनसाइड वाला रीजन हो गया, इनसाइड इसके अंदर वाला रीजन हो गया। ये पॉइंट हम मान लेते हैं जब आर कैपिटल आर के बराबर है, मतलब हम सरफेस पे पहुंच गए, सरफेस पे पहुंच गए हैं। सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जो है, सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू ये कितना है, ई एस जो कितना हम लोग निकाल चुके हैं, ठीक है। अब सरफेस के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू घटने लगेगा क्योंकि इनक्लोज चार्ज तो नहीं रहेगा, ठीक है ना, आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, कुछ इस तरह का इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू घटते चला जाएगा। सो दिस इज द ग्राफ। क्लियर स्टूडेंट। चलिए ठीक है स्टूडेंट, अगेन कभी कभी क्या होता है कि जैसे यहाँ पर टोटल चार्ज कैपिटल क्यू ना देके, टोटल चार्ज कैपिटल क्यू ना देके आपको वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी रो दे दिया जाएगा। मान लिया अगर यहाँ पर आपको दे दिया गया रो, क्यू ना देके, रो क्या होता है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम में कितना चार्ज है, अलग से उस पर वीडियो हम बना चुके हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी। तो थोड़ा भी डाउट है तो वहाँ पे देख सकते हैं। वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी मतलब इसके यूनिट वॉल्यूम में कितना चार्ज है, तो रो, यूनिट वॉल्यूम में कितना चार्ज है, रो, क्यों नहीं दिया गया। तब आपसे पूछा जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू रो के टर्म में, अभी क्या है कि हम क्यू के टर्म में निकाले हैं, रो के टर्म में। क्लियर है। तो उस चीज़ को देखिए ऐसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे स्टार्ट करके आप लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड in terms of volumetric charge density, रो, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी रो के टर्म। चलिए ठीक है, ऑब्वियस है, आप समझ सकते हैं। मान लिया जैसे देखिए इनसाइड, यहाँ पर तो दोनों हम लोगों को निकालना होगा, इनसाइड आउटसाइड दोनों। चलिए ठीक है, E डॉट डी ए
इक्वल्स टू नेट इनक्लोज चार्ज डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। चलिए ठीक है, नेट इनक्लोज चार्ज स्टूडेंट, नेट इनक्लोज चार्ज, चलिए वो तो ठीक है हम लोग कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर अंदर में सेम सिचुएशन होगा, आर अंदर में निकालना है तो हम लोग इस तरह से कॉसिन सरफेस सारा चीज E इंटू 4 पाई स्मॉल आर का स्क्वायर, ये तो सारा चीज सेम रहेगा, समझ रहे हैं उसका सरफेस का एरिया। चलिए ठीक है, नेट इनक्लोज चार्ज, नेट इनक्लोज चार्ज अब रो के टर्म में, तो रो के टर्म में दे दिया जाएगा तो ज़्यादा आसान हो गया है इनक्लोज चार्ज को निकालना है। याद कीजिए वहाँ पर तो जो इनक्लोज चार्ज को निकाले थे थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ा था। यहाँ चूंकि यूनिट वॉल्यूम है, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी मीन्स चार्ज इन यूनिट वॉल्यूम, यूनिट वॉल्यूम में रो चार्ज है, तो भाई ये आर रेडियस का जो स्फीयर आपने ड्रॉ किया है इसका वॉल्यूम कितना है 4/3 पाई स्मॉल आर क्यू, तो इतना वॉल्यूम में कितना चार्ज होगा, तो रो से मल्टीप्लाई कर दीजिए, रो इंटू 4/3 पाई स्मॉल आर क्यू, इतना नेट इनक्लोज्ड चार्ज होगा। क्लियर स्टूडेंट, चलिए डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ से ये 4 पाई आपका कैंसिल हो जाएगा, आपका आर स्क्वायर से ये एक आर कैंसिल हो जाएगा, so this becomes finally rho r by 3 epsilon naught, rho r by 3 epsilon naught। क्लियर स्टूडेंट, ये 3 आपका नीचे आ जाएगा, मतलब यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि अंदर में इनसाइड जो है इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो r के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, r के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, होना भी चाहिए था, बाकी चीज तो कांस्टेंट है, कंसेप्ट शुड बी क्लियर। क्लियर है, चलिए अब देखते हैं आउटसाइड, आउटसाइड अब किसी पॉइंट पर देखते हैं। चलिए इसको ऐसा करें, इसको ई इन कर दें यहाँ पे, चलिए आउटसाइड किसी पॉइंट पे, तो अगेन हमारे पास जो जनरल रिलेशन है अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ, ई डॉट डी ए इक्वल्स टू क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से अगेन अब आउटसाइड किसी पॉइंट पे, तो अगेन सारा चीज हमारा सेम रहेगा, एक आउटसाइड पॉइंट पे सारा एक स्फीयर ड्रॉ किए, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम, इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर के बीच का एंगल 0 डिग्री, सब जगह सेम, एरिया टोटल जो एरिया हो जाएगा E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, बस अंतर तो ये नहीं पड़ रहा है कि नेट इनक्लोज चार्ज अब हम लोगों को रो के टर्म में लिखना पड़ रहा है। क्लियर है, बाकी सारा चीज सेम है, तो नेट इनक्लोज्ड चार्ज रो के टर्म में ध्यान दीजिएगा। तो अब ये आउटर सरफेस, ये आपका गॉसियन सरफेस, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकाल रहे हैं, तो इसके अंदर में टोटल चार्ज कितना है, टोटल चार्ज कितना है, तो हम लोगों को रो दिया गया है, यूनिट वॉल्यूम में चार्ज है रो, तो टोटल इसका वॉल्यूम कितना है 4/3 पाई कैपिटल आर क्यू, तो उतना से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका टोटल चार्ज हमको निकल जाएगा। तो नेट इनक्लोज चार्ज यहाँ पे हो जाएगा रो इंटू 4/3 पाई कैपिटल आर क्यू डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। क्लियर स्टूडेंट, ठीक है, चलिए यहाँ से आप देख सकते हैं 4 पाई आपका कैंसिल हो गया, तो ये ई जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका आया दिस बिकम्स रो आर क्यू डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर, सॉरी 3 एप्सिलॉन नॉट, 3 भी रहेगा, 3 एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर, 4 पाई ठीक है। क्लियर स्टूडेंट, अगेन यहाँ से भी आप देख सकते हैं आउटसाइड पॉइंट के लिए यहाँ पर तो सब चीज कांस्टेंट है, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी ये कांस्टेंट है, हर यूनिट वॉल्यूम इतना भाई चार्ज है, कैपिटल आर कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर के ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, जैसा कि यहाँ पर था। ऑब्वियस है रिजल्ट तो सेम आना ही चाहिए था। क्लियर, ग्राफ आप समझ सकते हैं कि ग्राफ ऐसा रिजल्ट होगा, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एक जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट उसको आप एक लाइन में यहाँ पर नोट करेंगे, हम लिखा रहे हैं, यही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि किसी भी तरह का स्फीयर हो, चाहे कंडक्टिंग हो, नॉन कंडक्टिंग हो, सॉलिड हो, हॉलो हो, किसी भी तरह के स्फीयर के लिए वो स्फीयर आउटसाइड पॉइंट के लिए एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करता है। सब जगह देखिए, पहले वाले तीनों केस में भी, यहाँ भी आउटसाइड पॉइंट में सब जगह ये पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करता है, सो दैट कि टोटल चार्ज इसका सेंटर पे रखा हुआ है। ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, तो ये पहला इंपॉर्टेंट रिजल्ट आप इसको नोट करेंगे, ये सारा नोट कर लिए, ठीक है। अब हम लैंग्वेज में लिख रहे हैं, मतलब आज के क्लास का कंक्लूजन स्टूडेंट लिख रहे हैं, कंक्लूजन पहला कंक्लूजन क्या है कि फॉर एनी
outside point, for any outside point, charged conducting, अभी कंडक्टिंग में हॉलो या सॉलिड भी हो सकता है, हॉलो या सॉलिड, एंड नॉन कंडक्टिंग इंसुलेटिंग डाइलेक्ट्रिक जो का ये, जो कि वो भी हॉलो या सॉलिड हो सकता है, फॉर एनी आउटसाइड पॉइंट चार्ज कंडक्टिंग एंड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर नाउ क्या बिहेव करते हैं, बिहेव्स लाइक अ पॉइंट चार्ज, एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करते हैं, बिहेव्स लाइक अ पॉइंट चार्ज सिचुएटेड at its own center, situated at its own center। स्टूडेंट समझ रहे हैं रिजल्ट से, ठीक है। दूसरा कंक्लूजन स्टूडेंट ये था कि आपका कोई भी नॉन कंडक्टिंग हॉलो हो या सॉलिड हो, कंडक्टिंग हॉलो हो या सॉलिड हो, चार्ज पूरा बाहर सरफेस पे आ चुका है, या नॉन कंडक्टिंग हॉलो हो, तो इस केस में हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर में जीरो होता है, ठीक है। फॉर कंडक्टिंग सॉलिड या हॉलो sphere and non-conducting hollow sphere, क्योंकि नॉन कंडक्टिंग सॉलिड के केस में तो चार्ज मौजूद रहेगा अंदर में, ठीक है ना, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, ठीक है ना। इन तीनों ही केस में इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड जो होता है वो क्या होता है, जीरो होता है। चलो सर ये रिजल्ट है, आपको ध्यान में रखना है, ऑब्जेक्टिव वगैरह में इंपॉर्टेंट होते हैं, बाकी बोर्ड लेवल स्टूडेंट्स के लिए इसका डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है। आज का क्लास इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे सिलेंड्रिकल कंडक्टर के केस में कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग कैलकुलेट करते हैं गॉसेस लॉ की सहायता से। तो वहाँ भी ऑब्वियस है, ऑलमोस्ट सेम प्रोसीजर होगा जो आज हम लोग देखे हैं, तो ये कंसेप्ट आप लोग देख लीजिए, अच्छी तरह से समझ लीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट थ्योरी के साथ। थैंक यू।